तो आज हम लोग हीट ट्रांसफर का फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं। हीट ट्रांसफर क्या होता है? हीट का एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर, प्रोपगेशन। ट्रांसफर के लिए फिजिक्स में एक वर्ड और चलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपगेशन। तो कहीं कहीं ये भी वर्ड मिल सकता है आपको, प्रोपगेशन ऑफ हीट, तो भी समझना हीट ट्रांसफर की बात कर रहा है। और हीट ट्रांसफर उस बॉडी से दूसरे बॉडी तक होता है जो बॉडी हायर टेम्परेचर पे है और दूसरा बॉडी कोल्ड टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे है। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक हीट फ्लो करता है। और ऐसा कब तक होता है? जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। और फिजिक्स में टेम्परेचर सेम होने को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव होना कहते हैं। सो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लो टेम्परेचर। और ऐसा कब तक होता है? टिल दे एक्वायर थर्मल इक्विलिब्रियम। और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कि उनका टेम्परेचर क्या हो गया? सेम हो गया। हीट ट्रांसफर जो है वो 3 मोड से होता है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 6th सेमेस्टर का, मतलब 3rd ईयर का अंत का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें बहुत स्टडी करना होता है और इसका डेली लाइफ में बहुत यूज है। आप देखे होंगे गाड़ी वगैरह, जो बाइक देखे हो, बाइक का जो इंजन होता है उसमें फिन्स लगे होते हैं। आप देखे होंगे इंजन जो होता है गाड़ी का, उसमें कुछ मान लीजिए ये इंजन है तो इस तरह से निकले होते हैं। देखे ये जो फिन्स है इसको बोलते हैं फिन्स। ये फिन्स रेडिएटर का काम करता है। क्या काम करता है? रेडिएटर का भी। रेडिएशन एक प्रोसेस होता है। रेडिएटर एक डिवाइस होता है जो कि हीट को रेडिएट करता है, दूध ले जाता है। तो ये जो सिलेंडर होता है जहां पे पूरा का पूरा आग जलता है, पेट्रोल जलता है, तो बहुत गर्म हो जाता है। और अगर ये बहुत देर तक गर्म रहेगा तो इंजन जल सकता है। इसलिए बहुत सारे डिवाइस में बहुत सारी चीज होता है। कूलेंट होता है, इसके बगल से कूलेंट पास कराते हैं। ये फिन्स होता है जो कि एयर जब इस पर स्ट्राइक करता है तो उस एयर की वजह से क्या होते जाता है? ठंडा होते जाता है। ठीक है, आप ये देखे होंगे बहुत सारी चीज को हम लोग एयर से ठंडा करते हैं। चाय पीते हैं, चाय कैसे पीते हैं? थोड़ा सा फूंकते हैं तो एयर जब पास होता है तो वो हीट लेके चला जाता है। तो हीट ट्रांसफर के बहुत सारे मोड्स हैं। हम लोग जब 6th सेमेस्टर में थे तो इसके ऊपर बहुत स्टडी करते थे। एक एक चीज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। और इसका एक लैब भी होता है। उस लैब में सारी चीजों को एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, एक्सपेरिमेंटली करके चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। बहुत सारे पैरामीटर्स इसमें होते हैं, उन सारी चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। और ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का जो 11th में पढ़ना है। वो इस बात का इंट्रोडक्शन है कि आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 6th सेमेस्टर में आप इसके बारे में क्या पढ़ने चाह रहे हैं। ठीक, 3 मोड जो है हीट ट्रांसफर का, ये आप लोग बचपन में भी सुने हैं। बचपन में क्लास 6, 7 या 8 में था एनसीईआरटी में। आपको याद भले ना हो, लेकिन जब हम बोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा। पहला जो मोड है उसका नाम है कंडक्शन। पहले मोड का क्या नाम है? कंडक्शन। कंडक्शन जो है ये सॉलिड्स में होता है। किसमें होता है? सॉलिड्स में। ऐसा ये नहीं कह रहे कि हम सिर्फ सॉलिड में होता है, मेनली किसमें होता है? सॉलिड्स में। अब इसका हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एक दूसरा मोड है जिसका नाम है कन्वेक्शन। दूसरे मोड का क्या नाम है? कन्वेक्शन। ये लिक्विड्स और गैसेस में होता है। लिक्विड्स और गैसेस में होता है। और तीसरा जो मोड है उसका नाम है रेडिएशन। और इसके लिए मीडियम का जरूरत नहीं होता। इन एनी मीडियम हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, इवन वैक्यूम में भी हो सकता है। जैसे सन का एनर्जी जो हम लोग तक आ रहा है वो रेडिएशन मोड से ही आ रहा है। सन कहां है? सोलर सिस्टम के एकदम सेंटर में। वहां से एनर्जी चला तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर तो कुछ नहीं, स्पेस में तो कुछ नहीं है। स्पेस में कोई भी पार्टिकल नहीं है। स्पेस मतलब नाम ही है, वो स्पेस है, खाली है, वैक्यूम है। वैक्यूम में भी वो लाइट ट्रेवल करता है ना। एंड लाइट में क्या है? हीट ट्रांसफर ही है। लाइट इज व्हाट? इट इज अ फॉर्म ऑफ हीट। लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो वो जो लाइट वहां से यहां तक प्रोपगेट होकर आया, हीट जो सन का हीट हम लोग अर्थ तक पहुंचता है, वो किस मोड से पहुंचता है? रेडिएशन मोड से ही पहुंचता है।
ठीक है, रेडिएशन किसी भी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, इवन वैक्यूम में भी, बिना कोई मीडियम के भी हो सकता है। अब इन तीनों के बारे में हम लोग को यहाँ डिस्कस करना है, तीनों के बारे में, कंडक्शन के बारे में भी डिटेल में चर्चा करना है, कन्वेक्शन के बारे में भी करना है और रेडिएशन के बारे में भी करना है। लेकिन जो चर्चा करना है हम लोग को डिस्कस करना है उसका लेवल ड्रास्टिकली चेंज होता है। आप जिस एग्जाम का कंपटीशन का तैयारी करते हैं उस एग्जाम के हिसाब से इसका जो डिस्कशन का लेवल है वो पूरा पूरा वेरी करता है। अगर आप सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई करना चाहते हैं या सिर्फ नीट लेवल का ऑलमोस्ट पैरेलल है तो उसमें कंडक्शन में एक लेक्चर में समाप्त हो जाता है, एक लेक्चर पढ़िए काम हो गया। कन्वेक्शन भी एक लेक्चर पढ़िए काम हो गया, रेडिएशन भी एक लेक्चर पढ़िए काम हो गया। लेकिन अगर आपका लेवल जेईई मेंस है तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा दीजिए, कंडक्शन वाले पोर्शन में 2 लेक्चर में चले जाइए, काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एम एडवांस है तो कंडक्शन पर बहुत फोकस करना पड़ता है और ये करीब 4-5 लेक्चर आप कर सकते हैं इसके ऊपर। 4-5 लेक्चर अगर आप करेंगे तब आपका कंडक्शन पूरा होगा। एचसी वर्मा में इसके ऊपर 50 सवाल हैं कंडक्शन के ऊपर, और कंडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। किसका कॉन्सेप्ट? और इलेक्ट्रिसिटी भी हम यहाँ पढ़ाते चलेंगे थोड़ा थोड़ा, जो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट 10th में जो पढ़े ओम्स लॉ वो थोड़ा थोड़ा यूज पड़ेगा, वो हम यहाँ बताते चलेंगे आपको। इन तीनों को 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी किया। कंडक्शन को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था फूरियर। कंडक्शन को किसने स्टडी किया था? फूरियर ने। और कंडक्शन में इसलिए हम लोग जो लॉ पढ़ना है हम लोग को उसको बोलते हैं फूरियर लॉ। बहुत फेमस लॉ है फूरियर लॉ, ठीक है, फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन। कन्वेक्शन को जिस साइंटिस्ट ने स्टडी किया था उसका नाम है न्यूटन। जग जाहिर नाम, न्यूटन के बिना फिजिक्स का कोई चैप्टर पूरा नहीं होता। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं बेचारे मिल ही जाएंगे, है ना। हर फील्ड में एक्सपेरिमेंट किए थे, रिसर्च किए थे। तो यहाँ हम लोग को एक लॉ पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो कन्वेक्शन को पढ़ने का मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ना हम लोग को। और एक टॉपिक है रेडिएशन, और रेडिएशन में जो लॉ पढ़ना है उसका नाम है स्टीफेंस लॉ, या कुछ लोग इसी को बोलते हैं कि भाई स्टीफन के साथ साथ बोल्ट्जमैन ने भी स्टडी किया था, इसलिए इस लॉ को स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ कहिए। दोनों एक ही चीज है, लेकिन कुछ लोग इसको स्टीफेंस लॉ कहते हैं या कुछ लोग इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ भी कहते हैं। किसी किसी बुक में सिर्फ स्टीफेंस लॉ लिखा हुआ दिखेगा, किसी किसी बुक में स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ दोनों वर्ड लिखा हुआ दिखेगा। रेडिएशन पर एक लॉ हम लोग को और पढ़ना है, वो है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। कौन सा लॉ? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। तो रेडिएशन में 2 लॉ पढ़ते हैं। इस चैप्टर में बहुत लॉ हैं और इन सारे लॉ को अगर आप पढ़ लिए तो आपका काम ठीक है। अब मैं एक बेसिक एग्जांपल समझाता हूं आपको कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में क्या फर्क है। जैसे मान लीजिए एक मार्कर है, इस मार्कर को आप हीट समझिए, इस मार्कर को आप क्या समझिए? हीट। और इस मार्कर को हमको इस क्लासरूम के सबसे आखिरी कोने तक बच्चे तक पहुंचाना है। कैसे कैसे पहुंचा सकते हैं? तो हम पहले बच्चे को दे, वो अपने हाथ से दूसरे बच्चे को दे, तीसरे को दे, वो चौथे को दो, पहुंचा। इस मेथड में क्या हुआ? हीट एक जगह से दूसरे तक प्रोपेगेट हो गया कि नहीं हो गया? क्या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने पोजीशन से डिस्प्लेस किए? क्या किसी स्टूडेंट को उठ के जाना पड़ा? अपने बैठे हुए थोड़ा सा डिस्प्लेस हुए, एकदम थोड़ा सा खाली हाथ इधर किए, दूसरे को हीट दिए, तो पहले मॉलिक्यूल ने दूसरे को हीट दिया, दूसरे मॉलिक्यूल ने तीसरे को हीट दिया, तीसरे ने चौथे को, और पहुंच गया। इसी मोड को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। इस मोड को क्या बोलते हैं? अब सोच के देखिए, पहला बच्चा दूसरे स्टूडेंट को कब तक मार्कर दे सकता है? जब तक उनके बीच का डिस्टेंस कम हो। अगर पहला बच्चा यहां बैठा है, दूसरा बच्चा बहुत दूर बैठा हो, तो कानून के हाथ थोड़ी जितने लंबे हैं पहुंच जाएगा, पहुंचेगा? सुने ना, जो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इंसान के हाथ तो बहुत छोटे होते हैं ना, तो एक लिमिट तक ही जा पाएगा। मतलब पार्टिकल्स नजदीक नजदीक होंगे तभी ये वाला मेथड हो सकता है। और पार्टिकल नजदीक नजदीक किसमें होते हैं? सॉलिड्स में, कि लिक्विड में, कि गैसेस में? इसीलिए इसको बोलते हैं कंडक्शन। किसमें होता है? सॉलिड्स में होता है।
लेकिन ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि नहीं कि गैसेस में दो मॉलिक्यूल पास पास हो, एक रैंडम मोशन में होते हैं, लेकिन कोई दो मॉलिक्यूल पास में हो जाए, तो हो सकता है कभी कभी लिक्विड्स और गैसेस में। तो कंडक्शन समझ में आया? कंडक्शन में हर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है और मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब या कन्वेक्शन समझिए, अगर मुझे यहां से वहां तक इस मार्कर को पहुंचाना हो तो इस पहले बच्चे को दें, ये खुद चल के जाए और वहां तक पहुंचा दे। ठीक, इस केस में क्या हुआ? हीट प्रोपेगेट कर गया, इसमें मॉलिक्यूल का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ, मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह तक एक्चुअली गया हीट को प्रोपेगेट करने के लिए, है ना? हीट प्रोपेगेट हो गया और मॉलिक्यूल का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ऐसा कब हो सकता है? जब दूर दूर है, डिस्टेंस है, तब तो चलना आसान होगा। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल के लिए चलना बहुत मुश्किल है, इसलिए कन्वेक्शन किसमें होता है? लिक्विड्स या फिर गैसेस। तीसरा तरीका भी है पहुंचाने का कि हम इस मार्कर को यहां से फेंक दें वहां तक, तो तुम लोग यहां रहो या ना रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा? ये हीट यहां से वहां चला गया कि नहीं चला गया? तो मीडियम के पार्टिकल्स रहे, सॉलिड रहे, लिक्विड रहे, गैस रहे, दूर दूर बैठे रहो, नजदीक बैठे रहो, या बैठे ही ना रहो, पूरा खाली रहे, सिर्फ मैं रहूं और आखिरी वाला बच्चा रहे, तो भी हीट प्रोपेगेट कर जाएगा नहीं कर जाएगा? उस मोड को क्या कहते हैं हम लोग? क्या ये दो बात समझ में आ गई? पक्का? अगर एक बाल्टी में पानी भर दिया और तब हीट को अगर कराए तो फिर वो कंडक्शन आएगी, कन्वेक्शन में। बाल्टी में पानी है ना, पानी को ना हीट कर रहा है, तो पानी क्या है? लिक्विड है। नहीं तो लेकिन उसका मॉलिक्यूल से बहुत पास पास है ना, वो तो नहीं, लिक्विड क्या मॉलिक्यूलर लेवल पे सोचिए, बकेट में मत सोचिए, लिक्विड का सोचिए मॉलिक्यूलर लेवल पे। कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, मॉलिक्यूल्स लेवल पे सोचिए। बचपन में जो पढ़ते थे ना, डायग्राम बनाते थे, कितने पास पास होते थे इसमें मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या होते थे? उस तरह के मॉलिक्यूलर लेवल पे। बाल्टी वाला लेवल पे, बाल्टी में पानी रहे चाहे समुद्र में पानी रहे, पानी के बीच का मॉलिक्यूलर डिस्टेंस तो उतना ही है ना, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे सोचिए, दूर ऐसे लेवल पे नहीं। दो मॉलिक्यूल को मिलाएंगे तो, दो लिक्विड को मिलाएंगे तो क्या करोगे? वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, उससे गैप में नहीं घुसता है। दो लिक्विड को मिलाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा, मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। हाँ, लेकिन लिक्विड्स में अगर चीनी मिला दो, पानी है उसमें क्या मिला दिए? चीनी, तो वो जो चीनी है वो दो लिक्विड के बीच का जो गैप होता है ना, उसमें जाके बैठता है ना, तब वो कंडक्शन करने लगेगा। जब बहुत ज्यादा कंडक्शन पर भी नहीं करेगा, मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक, कन्वेक्शन के साथ साथ थोड़ा क्या होने लगेगा? कंडक्शन। ठीक, अभी मैं बस ब्रीफ आइडिया बता रहा हूं, अभी मैंने कंडक्शन का डेफिनेशन में नहीं लिखा है, अभी मैं डेफिनेशन पे आऊंगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में ब्रीफ हम लोग आइडिया ले लेंगे। तीन मोड होते हैं, तीनों के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो पहले इस तीनों के बारे में लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इतना लिखिए। तो अब हम लोग सिर्फ एक टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं, और उस टॉपिक का क्या नाम है? कंडक्शन। और कंडक्शन में हम लोग को कौन सा लॉ पढ़ना है? फूरियर्स लॉ। कंडक्शन किस में होता है? मेनली सॉलिड्स में होता है। लिक्विड में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, लेकिन मेनली किस में होता है? सॉलिड्स। अब इसके ऊपर एक बचपन में एक्सपेरिमेंट था, अगर हम ये एक्सपेरिमेंट बनाने की कोशिश करें तो आपको थोड़ा सा याद आएगा। एक्सपेरिमेंट ये था कि देखिए, एक आयरन का रॉड लीजिए और इसको एक स्टैंड पर फिक्स कर दीजिए, इस तरह से एक स्टैंड पर फिक्स कर दीजिए। ठीक है, और इसके साथ मोम लगा दीजिए, वैक्स। मोमबत्ती देखो ना, मोम पिघलता है, उस मोम के साथ इस तरह से कांटी चिपका दीजिए। तो ये क्या है? एक आयरन का रॉड है और ये क्या है? यहां पे लगा हुआ वैक्स। इसको रेड से दिखा देते हैं। और ये क्या है? आयरन नील, जिसको ग्रीन से दिखा रहे हैं क्या है? नील। नील समझते ना, काटी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इस एंड पर हीट कर रहे हैं,
इस एंड पर हीट करिए। एक बुनसेन बर्नर ले लीजिए। लैब में जो बर्नर होता है, काहे इतना तुम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है? लैब में जो बर्नर होता है उसका नाम है बुनसेन बर्नर, उसको बंसन बर्नर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूज किया आप लोग? गैस पाइप से लगा रहता है, यहां से ऑन कीजिए, गैस निकलेगा, उसको जलाना। तो क्या होगा, यहां से हीट मिलेगा किसको? आयरन के रॉड के इस एंड को। और ये तो आयरन रॉड सॉलिड है तो हीट प्रोपेगेट करेगा। ये तो टेम्परेचर हाइयर होगा क्योंकि ये इस बंसन बर्नर के पास है। इस एंड का टेम्परेचर क्या होगा? मान लेते हैं ये T2 है, ये T1 है, तो टेम्परेचर कहां से कहां फ्लो कर रहा होगा? T1 से T2 तक, क्योंकि T1 क्या है? T2 से ज्यादा है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं A है। जो आयरन का रॉड है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे? तो ये जो ट्यूब है इसका कुछ रेडियस होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालोगे? अगर रेडियस दिया हुआ है तो पाई r स्क्वायर से, अगर डायमीटर दिया हुआ है तो पाई d स्क्वायर बाय 4 से। व्हाट इज r? रेडियस ऑफ रॉड, एंड व्हाट इज d? डायमीटर ऑफ रॉड। डायमीटर ऑफ रॉड। तो हीट प्रोपेगेट करेगा किधर से किधर? इस वाले एंड से इस वाले एंड तक। देखिए इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये हीट इधर की तरफ प्रोपेगेट करेगा, ठीक है? ये हीट इधर की तरफ ही प्रोपेगेट कर रहा है। इस बात का प्रूफ ये है कि सबसे पहले कौन सा कांटी गिरेगा? ये वाला मोम सबसे पहले पिघलेगा और ये सबसे पहले गिरेगा। इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट नेल टू फॉल। फर्स्ट नेल टू गिरने वाला पहला कांटी कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि हीट इधर से प्रोपेगेट कर रहा है। तो पहले हीट किसको मिलेगा? फर्स्ट वाले नेल को। तो ये वैक्स पिघलेगा और ये वाला नेल दूसरी बार, ये वाला सबसे लास्ट, ये लास्ट नेल टू फॉल। और ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक सॉलिड में कन्वेक्शन के थ्रू फ्लो कर रहा है। सॉलिड में कन्वेक्शन के थ्रू फ्लो कर रहा है। अब ये हो क्या रहा है जरा समझिए। ये जो आयरन का रॉड होगा यहां पे उसका मॉलिक्यूल होगा, यहां पे उसका एक, इसके बगल में ही दूसरा मॉलिक्यूल उसके चिपक के बैठा होगा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग बहुत कम होगा। इसके बगल में यहां एक तीसरा मॉलिक्यूल होगा, यहां चौथा, यहां पांचवा एंड सो ऑन। जैसे ही पहले वाले मॉलिक्यूल को हीट मिला तो हीट मिलने से कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है। क्या करता है? तो ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना चाहेगा। जैसे ही वाइब्रेट करना चाहेगा तो ये किससे टकरा जाएगा? दूसरे वाले मॉलिक्यूल से। और फिजिक्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग कॉलिजन में पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई एक पार्टिकल है और कोई दूसरा पार्टिकल है, दोनों का मास सेम है, क्या हो? सेम मास। क्या हो? सेम मास। और ये पार्टिकल अगर इधर जा रहा है u से और ये रुका हुआ है, ये पार्टिकल रुका हुआ है, तो अगर इन दोनों के बीच इलास्टिक कॉलिजन हो, एक टाइप ऑफ कॉलिजन हो, जैसे क्या बोलते हैं? इलास्टिक कॉलिजन। तो ये जो जा रहा था ना ये टकराएगा और टकरा के ये रुक जाएगा। फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा? 0, और इसका वेलोसिटी हो जाएगा u। सो दिस वाज द केस बिफोर कॉलिजन एंड दिस इज द केस आफ्टर कॉलिजन। और ये कौन सा कॉलिजन हो रहा है यहां पे? इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। अब क्या होता है इलास्टिक कॉलिजन? इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। तो आप गौर से देखिए, ये जो पार्टिकल है इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर ये u स्पीड से चल रहा है तो इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। कितना काइनेटिक एनर्जी है? हाफ mu स्क्वायर, यही इसका एनर्जी है। क्या इसके पास कोई भी एनर्जी है? कोई एनर्जी नहीं। अब जब ये इससे टकराया तो ये अपना सारा एनर्जी इसको दे दिया। देखिए सारा काइनेटिक एनर्जी इसके पास हो गया हाफ mu स्क्वायर।
और इसके पास एनर्जी कितना हो गया? क्या मैं कहूं कि ये पार्टिकल जब इससे टकराता है तो अपना सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी इसको दे देगा, ये आगे चलेगा। यहां अगर तीसरा पार्टिकल हो तो वो उससे टकराएगा, ये फिर रुक जाएगा और तीसरे को सारा एनर्जी दे देगा, वो तीसरा आगे चलेगा, किसको एनर्जी दे देगा? बिल्कुल यही चीज यहां हो रहा है। ये हीट किसको मिला? पहले मॉलिक्यूल को। पहले मॉलिक्यूल को मिला क्या? हीट। वो हीट उस मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के वजह से हीट एनर्जी से किसमें कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट हुआ, ये मॉलिक्यूल किससे टकराया? दूसरे से। और कैसा टकराया? इलास्टिक कोलिजन किया। क्या किया? इलास्टिक कोलिजन, जिसके वजह से इसका सारा एनर्जी, सारा काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले को मिल गया। दूसरा वाइब्रेट करेगा, दूसरा वाइब्रेट करेगा तो किससे टकराएगा? तीसरा किस वाइब्रेट करके एंड सो ऑन, यहां तक हीट पहुंच जाएगा। क्या इस प्रोसेस में एक भी मॉलिक्यूल अपने जगह से बहुत ज्यादा डिस्प्लेस किया है? बहुत ज्यादा डिस्प्लेस, थोड़ा बहुत डिस्प्लेस किया होगा, एकदम थोड़ा सा। जब कोलाइड वो ऑसिलेट कर रहा होगा तो थोड़ा सा डिस्प्लेस वर्क होगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या आप कंडक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे? लिखिए, पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर आगे बात लिखेंगे हम लोग। लिखिए, कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। Conduction is the mode of heat transfer predominant in solids, comma, in which heat transfer takes place through elastic molecular collision and without actual displacement of molecules, तो हीट ट्रांसफर किसके थ्रू होता है? इलास्टिक मॉलिक्यूलर कॉलिजन के थ्रू। इलास्टिक मॉलिक्यूलर कॉलिजन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, और बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होता है। इसे लिखे विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या अब ये डेफिनेशन पूरा क्लियर है आप लोगों को? जितनी बातें डेफिनेशन में लिखी है सब बात हम लोग सीख लिए। इसको लिखिए, डायग्राम बनाइए अच्छे से। तो कंडक्शन में हम लोग को कौन सा लॉ पढ़ना है बताइए? फूरियर्स लॉ। चलिए बातें नहीं, फूरियर्स लॉ। कंडक्शन में कौन सा लॉ पढ़ना है? फूरियर्स लॉ। अब जो अभी हम लोग रॉड दिखाए थे, वापस से वही रॉड दिखा रहे हैं। ये देखिए एक रॉड है, और इस रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो कितना है? A। इसके इस एंड का टेम्परेचर T1 है और इस वाले एंड का टेम्परेचर, और अभी मैं कह रहा हूं कि T1 जो है T2 से ज्यादा है, तो हीट प्रोपगेट करेगा कहां से कहां? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। ये हीट प्रोपगेट करेगा। यहां पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको कहते हैं H। एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? H। और इस H का नाम दिया गया, H को कहते हैं हीट करंट। क्या कहते हैं? इसी का दूसरा नाम दिया गया, कहा गया रेट ऑफ हीट फ्लो। क्या नाम दिया गया? और कहा गया ये कुछ नहीं, हीट पर सेकंड है। हीट पर सेकंड। व्हाट इज क्यू? हीट। क्यू से हम लोग इसको लिखते हैं हीट से। कितना हीट प्रोपगेट कर रहा है गिवन टाइम में? टी क्या है? टाइम।
हीट को किसमें मेजर करते हैं? जूल में। और टाइम को? तो h को किसमें मेजर करेंगे? h का ऐसा यूनिट होगा जूल पर सेकंड, जिसको वॉट भी कहते हैं। जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं? वॉट। पावर का भी यूनिट यही होता है, मतलब ये कुछ पावर जैसा ही है, हीट बाय टाइम, इसको जूल कहते हैं। अब देखिए ये जो रॉड है इसका कुछ लेंथ होगा, इसको लेंथ, इसके लेंथ को कहेंगे L, इसके लेंथ को क्या कहेंगे? अब हम लोग फुरियर्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। फुरियर ने कहा कि इस रॉड को हमने स्टडी किया, फुरियर ने इस रॉड को स्टडी किया और वो बहुत खतरनाक स्टडी था, इसलिए इस लॉ का डेरिवेशन हम लोग के सिलेबस में नहीं है। इसका डेरिवेशन हम पढ़े हैं, मेरे को आता है, लेकिन हम यहाँ नहीं पढ़ा रहे क्योंकि हम लोग के सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड है और उतना मैथमेटिक्स आपके सपोर्ट में नहीं है। आपको इस बात का ज्ञान हो कि फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए फिजिक्स में बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है। सिमिलरली इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जितना मैथ्स चाहिए उतना भी एडवांस मैथमेटिक्स आप नहीं पढ़े। जब आप इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो वहां पे एक पेपर पढ़ाया जाता है एडवांस इंजीनियरिंग मैथ्स, उस चीज का यूज होता है इसको कैलकुलेट करने में। इसीलिए हीट ट्रांसफर जो है वो 6th सेमेस्टर का पेपर है, 3rd ईयर में पढ़ाया जाता है। एडवांस इंजीनियरिंग मैथ्स 1st ईयर में पढ़ाया जाता है, ताकि 1st ईयर में बच्चे को आइडिया हो जाए कि ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डबल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ताकि वो आगे चल के उसका यूज कर सके। अभी तो आपको इंटीग्रेशन भी पहली बार मिल रहा है। न्यूटन के साथ ये दिक्कत हुआ था, न्यूटन जब फिजिक्स को स्टडी करने चले, जो फिजिक्स पढ़ते गए नया चीज बताते गए, तो पता चला उनके पास मैथ्स ही नहीं था। पूरा का पूरा कैलकुलस, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसने बनाया? न्यूटन ने। आपको पता है ये बात? फिजिक्स के स्टडी के लिए न्यूटन ने मैथ्स का एक अलग ब्रांच क्रिएट कर दिया। पूरा का पूरा कैलकुलस जो आज आप डिफरेंशिएशन, लिमिट, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वो सारा का सारा चीज किसने बनाया है? न्यूटन ने, ताकि फिजिक्स को पढ़ा जा सके। सिमिलरली इस लॉ, जो लॉ हम लिखने जा रहे हैं वो रिजल्ट है फुरियर ने जो किया। फुरियर ने क्या क्या किया उसको पढ़ने के लिए, अब जब इंजीनियरिंग वाले जो लोग इंजीनियरिंग जाएंगे, इंजीनियरिंग कोर्स में जब पढ़ेंगे तो वहां इसको स्टडी करना पड़ेगा आपको। तो फुरियर ने क्या क्या कहा वो बस हम लोग कंक्लूजन पढ़ना है। बुक्स में तो कई बार ये फुरियर लॉ लिखा भी नहीं रहता है, इसमें लिखा था लॉ ऑफ कंडक्शन, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं लिखा था फुरियर लॉ, क्योंकि फुरियर ने दिया था। फुरियर ने पहला बात ये कहा कि ये जो h होता है ना, ये h प्रोपोर्शनल होता है T1 माइनस T2 बाय L के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? T1 माइनस T2 बाय L। ये जो टर्म है, इस टर्म को हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये क्या होता है भाई? कोई भी चीज के डिफरेंस में अगर लेंथ से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका नाम ग्रेडियंट हो जाता है। ये एक टर्म है। कोई भी चीज के डिफरेंस में अगर किससे डिवाइड कर दिया जाए? लेंथ से, तो क्या बोलेंगे उसको? ग्रेडियंट। जैसे टेम्परेचर के डिफरेंस में अगर लेंथ से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बोलेंगे? टेम्परेचर ग्रेडियंट। T1 माइनस T2 को हम लोग डेल्टा T भी लिख सकते हैं बाय L। अगर हम कहें प्रेशर ग्रेडियंट तो क्या समझोगे? P1 माइनस P2 बाय L, प्रेशर के डिफरेंस में लेंथ से डिवाइड हुआ। अगर हम कहें पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल के डिफरेंस में लेंथ से डिवाइड हो गया, पोटेंशियल को V से लिखते हैं, V1 माइनस V2 बाय L। अगर हम कहें वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब वेलोसिटी के डिफरेंस में लेंथ से डिवाइड हुआ होगा। फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स के डिफरेंस में लेंथ से डिवाइड। ग्रेडियंट वर्ड का मतलब क्या होता है? लेंथ से डिवीजन। अच्छा, ये सब वर्ड ना यूरोप से उठ के आया है, इसलिए हम लोग को समझ में नहीं आता। एक्चुअली इसलिए हम लोग स्लोप जो होता है ना, ये जो स्लोप है इसको वो लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। स्लोप को क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। हम लोग स्लोप को क्या बोलते हैं? टैन थीटा। ये एंगल अगर थीटा है, ये डेल्टा टी है, ये एल है, तो स्लोप कितना कहेंगे? स्लोप का मतलब होता है टैन थीटा। कितना कहोगे? डेल्टा टी बाय। इसी को लोग ग्रेडियंट भी कहेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है? टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब टेम्परेचर के डिफरेंस में लेंथ से डिवीजन, बस इतना काफी है। दूसरा बात जो फुरियर ने ये कहा कि ये जो h होता है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो बात को फुरियर का लॉ कहते हैं। अगर आप इस दोनों लॉ बात को मिला दीजिए
हम लोग क्या लिखेंगे, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू T1 माइनस T2 बाय L। दोनों को मिला दिया खाली। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसको K कहते हैं। तो H क्या हो गया, KA T1 माइनस T2 बाय L। तो आप लोग का सवाल क्या होना चाहिए कि सर ये K क्या है? K का नाम है थर्मल कंडक्टिविटी। K का क्या नाम है? थर्मल कंडक्टिविटी। फिजिक्स के हर चैप्टर को स्टडी करने के लिए मटेरियल का एक प्रॉपर्टी यूज करना होता है, और यहां पे जो प्रॉपर्टी मटेरियल का यूज करना होता है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। मैं इसके बारे में थोड़ा आइडिया देता हूं आपको। कुकिंग वेसल्स किसके बनाए जाते हैं? स्टील के जनरली। कॉपर का भी बनता है, ब्रास का भी बनता है, प्लास्टिक का भी बना सकते हैं। पिघल जाएगा यार, कैसे बनाओगे प्लास्टिक का? मिट्टी के भी बना सकते हैं, लेकिन सब में हीट सेम रेट से प्रोपेगेट करेगा क्या? अलग अलग रेट से प्रोपेगेट करेगा। तो K का वैल्यू, ये जो K है थर्मल कंडक्टिविटी, ये क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, हम लोग एक्सपेरिमेंट करके लैब में निकाले हैं, और वही जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा भी आपको कि देखो ये एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट का थ्योरी यहाँ पढ़ाएंगे। एक्सपेरिमेंट करके आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 6th सेमेस्टर में सीखोगे, और आप भी निकालोगे K थर्मल कंडक्टिविटी किसी मटेरियल का। जो K है थर्मल कंडक्टिविटी, ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना, ये वैल्यू क्या रहेगा, दिया रहेगा। ठीक है। अगर आपसे कोई इस K का SI यूनिट पूछ दे, इस K का SI यूनिट पूछ दे, SI यूनिट ऑफ K, तो पहले आप K का फॉर्मूला लिख लीजिए। K का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, HL, या डायरेक्ट ही कहें H का यूनिट क्या है, वॉट। तो ये हो गया वॉट। वॉट इज इक्वल्स टू K इंटू एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और ये नीचे मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर यहां पे कट जाएगा, ऊपर में 1 मीटर बचा रहेगा। और टेम्परेचर डिफरेंस का होता है डिग्री सेल्सियस या केल्विन, दोनों सेम ही होता है, तो केल्विन मान के चलते हैं। तो ये वाला मीटर से 2 मीटर कट चुका था, यहाँ क्या बचा, K इंटू मीटर इंटू केल्विन, यहाँ mk बचा रह गया, वो mk को इधर भेज दीजिए। तो K का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट पर mk। K का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट पर mk। और वॉट क्या होता है, जूल पर सेकंड। तो ये इसका ऐसा यूनिट होता है, जूल पर सेकंड मीटर केल्विन। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, जूल सेकंड का पावर -1, मीटर का पावर -1, केल्विन का पावर -1। इसको यूनिट कहते हैं। किसका यूनिट है ये, K का। हम लोग सिंपल क्या याद रखेंगे, वॉट पर mk। ठीक है, वॉट पर mk किसका यूनिट होता है, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी। फूरियर ने ये कहा कि ये जो बात है, इस बात का एनालॉगस है इलेक्ट्रिसिटी। इस बात का एनालॉगस, एनालॉगस का मतलब होता है उसी के जैसा, एनालॉग। और वो एनालॉग कहां से उसने उठाया, इलेक्ट्रिसिटी से। उसने कहा कि आप इमेजिन कीजिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं कि अगर कोई रजिस्टर हो, अगर कोई क्या हो, रजिस्टर हो जिसका रेजिस्टेंस R हो, और इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल हो, एक जगह पोटेंशियल V1 हो, दूसरी जगह पोटेंशियल V2 हो, और मान लिया जाए कि V1 जो है V2 से ज्यादा है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। और वो करंट कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 बाय R। करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। और इस बात को हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। इस बात को हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। फूरियर ने ये कहा कि ये जो रॉड है ना, इस रॉड को भी आप एक रेजिस्टर जैसा ही समझिए। इस रॉड को आप किसके जैसा समझिए, रेजिस्टर जैसा। और इसको आप समझिए थर्मल रेजिस्टर जैसा। और इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको कहेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। RTH से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, और थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा L/KA। क्या फॉर्मूला होगा, व्हाट इज L,
व्हाट इज K? थर्मल कंडक्टिविटी। व्हाट इज A? क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां ध्यान दीजिए, A क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। K थर्मल कंडक्टिविटी, L उसका। तो फुरियर ने कहा कि आप इस रॉड को एक थर्मल रेजिस्टेंस जैसा इमेजिन कीजिए, जिसका इस एंड का टेम्परेचर T1 और इस एंड का टेम्परेचर क्या है? T2। और अगर T1 T2 से ज्यादा है तो हीट प्रोपगेट करेगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां करंट प्रोपगेट कर रहा है। जैसे वहां पे करंट था वैसे ही यहां पे H है, जिसका नाम क्या है? हीट करंट। क्या नाम है? हीट करंट। और इस H का फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसका फॉर्मूला था। I क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। वैसे ही H क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, T1 माइनस T2 बाय थर्मल रेजिस्टेंस। आप देखिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे, T1 माइनस T2 बाय थर्मल रेजिस्टेंस कितना है? L बाय K। L बाय तो K तो ऊपर चला ही जाएगा ना जी, ये नीचे जो है वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K8 T1 माइनस T2 बाय, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और यही फॉर्मूला तो यहां भी लिखा हुआ है। ठीक है, पक्का? क्या इतनी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? इसको लिखिए, फिर एक दो सवाल करेंगे और इतना ही कंडक्शन में नीट और स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आईआईटी के लिए हम लोग इसके ऊपर 4 लेक्चर और तैयार करेंगे। लेकिन अभी के लिए, आज के लिए इतना काफी होगा। किसके बारे में? कंडक्शन के। अगला लेक्चर हम लोग किस पे करेंगे? कंडक्शन पे। इसको लिखिए, पहले एक सवाल करेंगे, इसके बाद और 2 सवाल करेंगे, एक एनसीईआरटी का और एक उससे आसान सवाल आईआईटी में आया हुआ है 2018 मेरे ख्याल से, वो सवाल करेंगे। ठीक है, लिखिए। ये वाला चीज यहां दिख नहीं रहा थोड़ा सा, ये T1 माइनस T2 बाय RTH है। RTH थर्मल रेजिस्टेंस कितना है? L बाय K। तो L बाय K यहां दिए, K ऊपर चला गया, तो ये H का फॉर्मूला हो गया, जो कि यही वाला है। कौन सा बोल रहे थे ऐसा यूनिट में? ऐसा यूनिट में W बाय M के, वो M का है, ये M मीटर का है। देखो ये H, इसका यूनिट है वॉट, ये है मीटर स्क्वायर और यहां था मीटर, तो 1 मीटर से यहां M बचा रह गया था एक, तो MK, यही MK से डिवाइड, तो वॉट पर MK। वॉट होता है जूल पर सेकंड इनटू MK। सेकंड का पावर -1 लिख सकते हैं इसी को, जूल सेकंड का पावर -1, M का पावर -1, K का पावर भी -1। लिखिए इसको। तो आज की क्लास को, कंडक्शन की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि समय नहीं है, और अगले क्लास में इसी फॉर्मूले पे सवाल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये चीज पढ़ के आइएगा अच्छे से, तो हम लोग कंडक्शन में आगे एक लेक्चर और अभी है ना परसों, तो उसमें हम लोग कंडक्शन के ऊपर ही सवाल करेंगे अच्छे से। तो मैं कुछ और बात जो हायर लेवल का है वो भी बता ही दूंगा। 2 लेक्चर हम लोग कंडक्शन के कर लेंगे, फिर कन्वेक्शन के लेक्चर बता दूंगा। ठीक है, इसको लिखिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।